Hello student, welcome to the IS Wings. This is daily current affairs series that we are continuing from the class number 24. In this series, we are covering the Hindu, the Indian Express, Live Mint, PIB, and the other sources that are very important for your prelims examination. So this is a one-stop solution जिस पे आप rely कर सकते हैं. We are discussing with the prelims question as well as some of the context of the mains examination as well. We also launched our editorial perspective series जिसके वीडियोज आप जल्दी ही हमारे चैनल पे देखेंगे. इसके लिए यू कैन सब्सक्राइब IAS Wings यूट्यूब चैनल और ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ IAS Wings फॉर द अपडेट्स जहाँ पे सारे के सारे PDF आपको सेशन के बाद मिल जाते हैं. Okay, so let's start with the today's first topic. The first topic for today is the India bloc consider moving a motion फॉर रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अगर इससे पहले आपने बात देखी हो, इससे पहले अगर आपने न्यूज़ कुछ देखी हो, तो इससे पहले अगर वर्किंग होता कि जज के रिमूवल की बात की जा रही थी. जज के रिमूवल की बात हो रही है, वो भी मोशन पार्लियामेंट में पास किया जा रहा है. पार्लियामेंट ने अलाउ किया, स्पीकर ने अलाउ किया. तो हाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं. The bill replaced the Election Commission Condition Service of Commission Act of 1991 को replace करता है. ये एड्रेस करता है to appoint the salary and removal of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioner. तो चलिए अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को देखते हैं. The Chief Election Commissioner and the Election Commissioner is appointed by the President of India, and that's a very important, and through a recommendation of a selection committee. और उस selection committee के जो members होते हैं, the members are prime ministers, union cabinet ministers, and the leader of oppositions are the member, and the leader of opposition largest opposition party, like in the present context the Rahul Gandhi is the leader of opposition जो इसको recommend करेंगे, and the president will appoint the chief election commissioner. रिकमेंडेशन होने के बाद जो वैकेंसी है उसको फिल कर दिया जाएगा इन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट. चेंजेस देखते हैं सैलरी कंडीशन में इस एक्ट के अंदर क्या चेंज आए थे. द सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर विल बी द इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज. इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं. रिमूवल प्रोसेस के बारे में जानते हैं क्योंकि अभी जो बिल आने वाला जो मोशन आने वाला है वो रिमूवल के साथ है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. द बिल रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 324(5) that allow the chief election commissioner can be removed like a supreme court judge. जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट की बात हो रही है. सिमिलरली किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है. द प्रोसेस आर द सेम फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. जबकि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो दिस इज अ डिफरेंस. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो रिमूवल की प्रोसेस देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं, उनको रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म्स. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस similar to the Supreme Court judge in the Parliament. Any other election commission cannot be removed except from the recommendation of the Chief Election Commission. This is an important statement. Without the recommendation of the CEC, we cannot remove any election commission. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 एंड द 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड द हाई कोर्ट जज रिस्पेक्टिवली. 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जज, 217 के अंदर हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. जबकि इन वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया. द मोशन मस्ट बी पास इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पास होना चाहिए. इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है. और मेजोरिटी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट्स अ स्पेशल मेजोरिटी, that a special majority required for the removal of the chief election commission means the by the majority of the total member of the house plus a two-third majority of the members present and voting into the same session. So this is a important statement say how the bill or the how the motion can be passed in the both the house of the parliament for the removal of the chief election commission. इसके साथ अगर हम बात करते हैं डिटेल प्रोसीजर की बात करें अंडर द जजेस एक्ट ऑफ 1968, द प्रोसीजर रिमूवल जज इज इलेबोरेटेड द जज Enquiry Act of 1968. A motion of removal is signed by the 50 members in the Rajya Sabha and the 100 members in the Lok Sabha. जैसे कि मैंने पहले भी बताया 50 मेंबर राज्यसभा का होना चाहिए, 100 मेंबर्स लोकसभा का होना चाहिए फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन. चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ द
लोकसभा का डिस्क्रिशन है कि वो इस मोशन को एडमिट करें या रिजेक्ट करें। इसको वो एडमिट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई केस याद हो, इन 2018 चीफ जस्टिस के अगेंस्ट मोशन लाया गया था और स्पीकर ने उसको रिजेक्ट किया था, तो दे हैव द पावर टू रिजेक्ट इट। इफ एडमिट कर लिया जाता है तो एक 3 मेंबर्स कमेटी अपॉइंट की जाती है। उस 3 मेंबर्स कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट जज होता है, एक हाई कोर्ट जज होता है और एक जुरिस्ट होता है, जो पूरे का पूरा रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ दिस इज अ फाइनल मैटर, और ये रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है टू द स्पीकर। तो ये फाइनल प्रोसेस होने के बाद वोटिंग की जाती है एंड देन द फाइनली द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको निकाल दिया जाता है जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the removal of the Chief Election Commissioner of India. The Chief Election Commission can be removed in the same manner and on the same ground as a judge of Supreme Court. This statement is right, जैसा कि हमने देखा भी, it can be removed on the same ground and the same manner as judge of Supreme Court. The ground includes poor misbehavior and incapacity. That's also right. The president can remove the CEC at his discretion after consultation with the prime minister. The president cannot remove on his discretion. इसके लिए motion pass होगा in the parliament. So the answer of this question is the 1 and 2 only. Third statement is wrong. First and second statement is correct here. Okay, so now let's move to the next topic. The POXO Act is a gender neutral prevention of child sexual offenses act, POXO Act. मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि जो पोक्सो एक्ट है ओनली फॉर फीमेल्स है। नो, इट्स नॉट ओनली फॉर द फीमेल, इट्स फॉर द मेल ऑल्सो। अगर मेल के साथ भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और मेल बच्चे के साथ भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो अंडर द पोक्सो एक्ट उसको रजिस्टर किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये जजमेंट मेरा नहीं, हाई कोर्ट ने रिसेंट में बोला है रिलेटेड टू द पोक्सो एक्ट इन द जेंडर न्यूट्रल वुमेन एंड कैन बी एक्यूज द वुमेन ऑल्सो रिलेटेड टू द पोक्सो एक्ट। क्योंकि बहुत सारे केसेस रिसेंट में आए हैं कि सम ऑफ द अंडर एज जो 18 साल से कम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट किया है, उनको वी कैन से दैट कि ऑफेंसिस सेक्सुअल ऑफेंसिस हुए हैं अगेंस्ट द मेल ऑल्सो। तो इस जेंडर न्यूट्रल एक्ट, द पोक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल एक्ट। तो एक्ट की बात करते हैं ना, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन द कंट्री दैट्स डील विद द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन के साथ डील करता है। इसको लाया गया था 2012 में, मीन्स 13 ईयर्स को कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंडर आता है। ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड द पोर्नोग्राफिक वायलेशन एज वेल एज एस्टेब्लिश द कोर्ट फॉर ट्रायल। इसके लिए ट्रायल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। इन 2019 इसको अमेंड किया गया टू स्ट्रेंथन द पेनल्टी, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाए गए इन ऑर्डर टू abusers and promote a dignified upbringing of the child। अगर इसे की प्रोविजन की बात करते हैं, सबसे पहला प्रोविजन है जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन। इट इज नॉट स्पेसिफिक ओनली टू द फीमेल, इट्स इंक्लूड द मेल ऑल्सो। अगर मेल चाइल्ड के अगेंस्ट भी कोई ऑफेंस होता है तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। डिफाइन अ चाइल्ड, इसको डेफिनेशन दिया गया चाइल्ड का, एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 and the non-reporting of is a crime, any person in the charge and institution who fails to report the commission of sexual offense involving a subordinate faces or the punishment। No time limit for reporting abuse, कोई भी time limit नहीं दी गई है and this is a very important line for your examination। there is no time limit for the reporting abuse, क्योंकि हमारे माइंड में आता है कि particular time period में करना होता है, लेकिन ऐसा कोई भी टाइम नहीं है। even after the abuse multiple years के बाद भी आप इसको बता सकते हैं। एंड द कीपिंग द विक्टिम आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, जो भी विक्टिम है इस ऑफेंस का उसको, इसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको पब्लिक में नहीं लेके आया जाता है। तो जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है। नॉन रिपोर्टिंग एक क्राइम है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रिपोर्ट ना करना इसको, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। टाइम लिमिट्स नहीं गिवन है एंड विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है अंडर द एक्ट। अगर हम कंसर्न की बात करते हैं, दिस इज योर मीन्स पर्सपेक्टिव, यहाँ आपको कंसर्न्स भी लिखने होते हैं। इस तरीके के एब्यूज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं, कोई भी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके के न्यूज़ बहुत आसानी से मिल जाते हैं कि 3 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, 4 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ। तो इस तरीके के न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। दैट्स अब्यूज इज ऑन राइज इन इंडिया एंड लैक ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज, लोगों को पता नहीं होता कि पोक्सो के अंदर कैसे कराना है, और इसमें बॉय भी इंक्लूड होते हैं। दिस इज अ वी कैन से दैट लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एक्ट। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एडोलेसेंट सेक्स, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था तो लॉ मेकर to look into the growing concern over the criminalization
किस तरीके का क्रिमिनलाइजेशन है अंडर द पोक्सो एक्ट, हु कैन एंगेज इन द कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, जो एंगेज द कंसेंशुअल सेक्स में, तो उनके लिए किस तरीके का क्रिमिनलाइजेशन है, तो उसके बारे में भी कंसर्न है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप कंसर्न लिखने होते हैं जब भी आप किसी एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बताइए मुझे, दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द पोक्सो एक्ट। द पोक्सो एक्ट ऑफ 2012 इज डिजाइन टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, नो। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन, यस। फ्री एजुकेशन नहीं है, सेफ गार्ड चिल्ड्रन नहीं है, आंसर इज बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको ऑप्शन सामने ही गिवन है, द प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज एंड द एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, जेपी नड्डा हेल्स मोदी स्लैम नेहरू फॉर इंडस वाटर ट्रीटी। अगर आप देख रहे हैं जब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था रिसेंट में, उसके बाद से कंटिन्यूसली इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है। और इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है तो इंडिया इज नॉट रिलीजिंग वाटर फॉर पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा रोल आता है इंडस वाटर ट्रीटी में। जब इंडस वाटर ट्रीटी में रोल आता है तो ऑलवेज द पार्टी, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी को एक्यूज करती है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी को एक्यूज करती है रिलेटिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। तो अभी चलिए हम बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि IWT क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, क्या क्या रोल है इसका। तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था सितंबर 1960 में, मींस इट्स कंप्लीटेड मोर देन 60 इयर्स। और इसको ब्रोक किया था बाय द वर्ल्ड बैंक, इन द इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक ने इसको बनाया था। ट्रीटी का एक मैकेनिज्म है फॉर द कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन, मींस द बोथ द कंट्री विल शेयर द एक्सचेंज और शेयर द इंफॉर्मेशन, और टू साइड्स ऑन द वाटर ऑफ द इंडस रिवर के जो भी वाटर का इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, एज वेल एज फॉर द ट्रिब्यूटरी लाइक सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम एंड द चिनाब। इन पांचों के पांचों रिवर के जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, सारे का सारा इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन किया जाएगा फ्रॉम द बोथ द साइड, फ्रॉम द इंडियन साइड एज वेल एज फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। अगर आपको याद है हमारे पीएम ने बोला था द ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो उसके बाद से ये पूरे का पूरा डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ गया रिलेटेड टू द इंडस वाटर ट्रीटी। अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोविजन है वाटर शेयरिंग का। ये प्रिस्क्राइब करता है किस तरीके से वाटर फ्रॉम द 6 रिवर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम विल बी शेयर बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान, किस तरीके से इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी का पानी शेयर किया जाएगा। इसमें 3 वेस्टर्न रिवर है जैसे इंडस, चिनाब एंड झेलम, ये पाकिस्तान को चले गए। तो इंडस, चिनाब एंड झेलम, इसको आप याद कर सकते हैं CGI के नाम से, चिनाब, झेलम और इंडस, और ICJ के शॉर्ट फॉर्म से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। CGI गोज टू द पाकिस्तान एंड फॉर द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज, पे कोई भी किसी भी तरीके की रोक नहीं थी, एंड बारिंग सर्टेन नॉन कंजप्टिव यूज को रोका गया, लाइक द एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज के लिए किया जा सकता है। इसके साथ जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर में रावी रिवर है, ब्यास रिवर है, सतलुज रिवर है, तो ये सारे के सारा एलोकेट किया गया इंडिया को। तो इसको आप याद कर सकते हैं BRS के नाम से, BRS के नाम से आप याद कर सकते हैं कि इंडिया को एलोकेट किया गया, CGI एलोकेट किया गया फॉर द पाकिस्तान। तो इंडिया को भी इन रिवर्स का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज आया, मीन्स 80% ऑफ शेयर वाटर वेंट टू द पाकिस्तान, 80% वाटर पाकिस्तान को गया और 20% वाटर इंडिया को गया। तो ये ट्रीटी के कुछ एक की प्रोविजन है जिस बेसिस पे ट्रीटी को प्रूव किया गया था। परमानेंट एक इंडस कमीशन बनाया गया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, बोथ द कंट्री सेटअप अ परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया जो एनुअली मिलेगा। ये भी एक कंडीशन थी, जो इंडस वाटर कमीशन है वो परमानेंटली मीटिंग करेगा, एवरी ईयर मीटिंग करेगा, और इसके लिए देयर इज अ DRM मैकेनिज्म, दैट्स अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी सेट किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी जो प्रोवाइड करता है 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, विच क्वेश्चन ऑन द बोथ साइड कैन बी रिजोल्व एट द परमानेंट कमीशन में इसको रिजोल्व किया जा सकता है। There will be the unresolved differences between the country on water sharing, that is the World Bank appointed a neutral expert को appoint करता है कोई भी dispute होता है तो, and appeal from a neutral expert of World Bank can be referred to the कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को उसकी अपील जा सकती है जो सेटअप किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो दिस इज अ मैकेनिज्म, 3 स्टेप मैकेनिज्म जो बनाया गया फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो दिस इज अबाउट द IWT। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, IWT इंडस वाटर ट्रीटी में आप मुझे बताइए इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, और किस किस स्टेट से फ्लो करती है, और पंजाब के एरिया से ये 6 की 6 रिवर्स में से कितने रिवर्स फ्लो करती हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज हु डिसाइड नॉमिनेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी असेंबली। आप सबको पता होगा कि राज्यसभा में देयर इज अ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। डू यू नो द सिमिलर पैटर्न हैपन इन टू द यूनियन टेरिटरी एज वेल, तो लेकिन यूनियन टेरिटरी में वो नॉमिनेट कौन करता है,
और क्या ये सारी यूनियन टेरिटरी के लिए सेम पैटर्न है, ये सब में ही नॉमिनेट किया जाता है और ये कुछ एक यूनियन टेरिटरी में ही मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? दिस इज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ द एमएलएज इन द यूनियन टेरिटरी असेंबली। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अच्छा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ द यूटी असेंबली। तो इसके बारे में बात करते हैं, एंड दिस कैन बी अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं नॉमिनेशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज करता है नॉमिनेशन मेंबर इन पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में भी मेंबर नॉमिनेट होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर में भी मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं। लेकिन इन द 2020 पार्लियामेंट ने जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिप्रेजेंटेशन होता था उसको स्क्रैप कर दिया था। अब कोई भी एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता इन द स्टेट असेंबली एज वेल एज इन द पार्लियामेंट। अभी मेनली 12 जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट इनटू द राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, अगर मैं पार्लियामेंट के लेवल पे बात करूं। सिमिलरली जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें से 1/6 ऑफ देयर मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं। 1/6 ऑफ देयर मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑन द मिनिस्ट्रियल एडवाइस के बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं। इंडिया में अभी 6 स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और मुझे बताइए क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्क्रैप किया जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में किस तरीके से नॉमिनेट किया जा सकता है, किस यूनियन टेरिटरी के लिए क्या रूल है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक 1991 ये प्रोवाइड करता है 70 elected members for the Delhi Assembly, and there is a no nomination of MLA। दिल्ली में कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होता, सारे के सारे मेंबर इलेक्ट होते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनेशन एंड इलेक्शन। इलेक्शन जो एक लोगों के द्वारा इलेक्ट करके भेजा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, नॉमिनेशन दैट्स नॉमिनेटेड बाय द पार्टिकुलर स्टेट असेंबली थ्रू द गवर्नर। पुदुचेरी असेंबली की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के अंदर अलाउ किया जाता है कि देयर विल बी द 3 मेंबर नॉमिनेशन टू द असेंबली, और ये मेंबर गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। दिस मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड 3 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड थ्रू द इन द पुदुचेरी असेंबली में 3 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। अगर हम इसके साथ साथ नई यूनियन टेरिटरी की बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर इसको अमेंड किया गया है 2023 में। 90 सीट्स एज एन इलेक्टेड सीट्स है, वहाँ पे 90 सीट्स इलेक्टेड सीट का इलेक्शन होगा। इसके साथ साथ जो 5 मेंबर्स हैं वो 5 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे। वो 5 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट कौन करेगा? यहाँ पे एलजी नॉमिनेट करेगा। जो वुमेन होंगे, कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे, डिस्प्लेड पर्सन होंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होंगे, तो ये सारे के सारे 5 पर्सन को यहाँ पे एलजी नॉमिनेट कर रहा है। पुदुचेरी में ये यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है, दिल्ली में कोई भी नॉमिनेशन नहीं है। तो हर एक यूनियन टेरिटरी में एक अलग तरीके का क्राइटेरिया है फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द MLA। So this is an important information for your prelims examination, एंड कीप इन माइंड ये इन्फॉर्मेशन किसी बुक्स में नहीं है। दिस इज अ करंट अफेयर जो आपको न्यूज से ही कवर करना होता है। तो यू कैन फॉलो द IAS विंग्स चैनल जहाँ पे इस तरीके के सारे करंट अफेयर्स हम डेली कवर कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात करते हैं, नॉमिनेशन प्रोसीजर जो कोर्ट में मल्टीपल टाइम से टेस्ट हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम केसेस चल चुके हैं, इसके बारे में बात करता हूँ। दिल्ली सर्विस केस 2023 में आया था इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेबोरेट किया कि ट्रिपल चैन ऑफ कमांड होना चाहिए दिल्ली के केस में। अकाउंटेबिलिटी, सिविल सर्वेंट का अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्टर्स होना चाहिए, मिनिस्टर का लेजिस्लेचर को होना चाहिए और लेजिस्लेचर का इलेक्टोरेट को होना चाहिए। मीन्स दिस इज अ थ्री ट्रिपल चैन ऑफ कमांड इन रिलेशन विद द दिल्ली। तो आप इसको अपने मेंस एग्जाम में लाइन भी यूज कर सकते हैं कि ट्रिपल चेन ऑफ कमांड होना चाहिए इन द दिल्ली सर्विस केस। वाइल दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉमिनेशन, से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, एंड द रीजन ऑफ स्ट्रेंथन और आर्ग्यूमेंट फॉर द रिक्वायरिंग द एलजी टू एक्ट एज मिनिस्ट्रियल एडवाइस पे ही काम करेगी। एलजी जो काम करेगा वो मिनिस्ट्रियल एडवाइस पे ही काम करेगा। अगर आपने देखा हो आम आदमी पार्टी के टाइम पे हमेशा ही देयर इज एलजी और आम आदमी पार्टी की बिल्कुल नहीं बनती थी। जो आम आदमी पार्टी को सजेस्ट करते वो तो बिल्कुल नहीं करते थे। दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशन एट दैट टाइम 2023 में। दिस इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द दिल्ली। ओके, इम्प्लीकेशन, डेमोक्रेसी पे इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। दिस इज अगेन योर मेंस पर्सपेक्टिव। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मेंस पर्सपेक्टिव भी जानना जरूरी है। तो डेमोक्रेसी पे इम्प्लीकेशंस क्या है? दिस गिव एज्यूम इम्पोर्टेंस बिकॉज यूनियन टेरिटरी विद असेंबली हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका, अगर वहाँ पे नॉमिनेशन रहेगा तो वहाँ की गवर्नमेंट को अफेक्ट कर सकता है।
क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होते पीपल का, नॉमिनेटेड मेंबर्स को तो नॉमिनेट किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दैट्स अ इशू देयर। when the ruling party at the center differ from the states, नॉमिनेशन यूनिलेटरली एलजी ही करता है और ये पूरी की पूरी मेजोरिटी को अफेक्ट करता है अगर वो मेंबर छोड़ के चले जाते हैं, वो मेंबर सपोर्ट नहीं करते गवर्नमेंट को। पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट स्मॉलर लेजिस्लेचर की बात करें, लाइक जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे 90 सीट्स हैं, पुदुचेरी जहाँ पे 30 सीट्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कुड इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स में से एक को आते हैं, तीन पार्टी हैं, एक 13 एंड 4 सीट्स आते हैं, अगर नॉमिनेट मेंबर 3 मेंबर्स रूलिंग पार्टी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट तो उनका बन जाएगा। एंड दैट्स अ कंडीशन, किस तरीके से वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Government of NCT of Delhi Act 1991 provides for nomination of up to 3 members in Delhi Assembly. This is wrong statement. There is no nomination of the member in the Delhi Assembly. 70 की 70 seats elected होती हैं, कोई भी nomination नहीं, तो we can directly come to the option. The first option we can eliminate and the answer is 2 and 3. So whenever you know कि आपको एक statement भी पता है, directly come to the option and try to eliminate the answer. ये आपके आंसर की एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे एंड हेल्प टू कवर द आंसर क्विकली, और जल्दी से जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 and 3। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यूनाइटेड नेशन यूएनएचसीआर के बारे में बात करते हैं। यूएनएचसीआर सस्पेंड द रिपेट्रिएशन ऑफ श्रीलंका तमिल रेफ्यूजी। ओके, नाउ लेट्स कम टू इट। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, तो जब भी रेफ्यूजी की बात होती है तो इस बॉडी के बारे में जरूर बात होती है, यूएनएचसीआर के बारे में जरूर बात होती है रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। इट्स एन इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क फॉर द सेविंग लाइफ फॉर रेफ्यूजी राइट्स एंड प्रोवाइडिंग बेटर फ्यूचर फॉर द रेफ्यूजी। जितने भी रेफ्यूजी हैं उनको बेटर फ्यूचर, बेटर ऑप्शंस और किस तरीके से उनको रखना है, बॉडी ये सारे के सारे यूएनएचसीआर ही डिसाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट ऑडियंस है, जो रिफ्यूजी को इंक्लूड्स करते हैं, हुआ फोर्सिबली डिस्प्लेस किए गए, इनको असाइलम चाहिए, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन होते हैं, सारे का सारा मैटर यूएनएचसीआर ही देखता है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, मीन्स इसको 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो डायमंड जुबली है, तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। जब 5, 10, 15, 20, 50, 75 ईयर्स हो जाते हैं उस टाइम के लिए बॉडीज इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। सिंस इट्स प्रोवाइड रिलीफ टू थाउजेंड ऑफ रिफ्यूजी को ये रिलीफ प्रोवाइड कर चुकी है। इसके बारे में बात करते हैं तो इसको नोबेल प्राइज भी मिला है 1954 और 1981 में। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि यूएनएचसीआर को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, स्टेट पीसीएस में ही पूछा जा सकता है। चीफ लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो वर्क ऑफ द यूएनएचसीआर इज द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस वर्क अकॉर्डिंग टू रिफ्यूजी कन्वेंशन। ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है इन 135 कंट्री, इसका ऑफिस जो है न्यू दिल्ली एंड चेन्नई में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये ऑफिस इन द न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1981 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड यूएनएचसीआर इज हेडेड बाय द हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी को हेडेड करता है। इस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, जिसके बारे में सबको पता होगा, यूएनजीए इज द पेरेंट असेंबली ऑफ द यूएनएचसीआर का पेरेंट है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द यूएनजीए। Now try to answer this question. Consider the following statement regarding the United Nations High Commission for the Refugee. Established under the United Nations General Assembly in 1950, the correct statement. Its primary mandate to provide protection and assistance to refugee. Yes, this is also correct. 1 and 2 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, B में है और A में, means C is not correct. C eliminate हो गया। Can grant citizenship to the refugee in host country? It cannot grant the citizenship, उस country का काम है, UNHCR का काम नहीं है, तो थर्ड गलत है। So we can eliminate this option. We can eliminate this option as well. UNHCR operate the authority of ECOSOC, United Nations Economic Council. This is also wrong statement. So fourth is also wrong. So the answer of this question is A, 1 and 2. So you have to link that. जैसे आपको पता था कि सिटीजनशिप कंट्री का काम है, इस एजेंसी का कोई काम नहीं, तो आप थर्ड ऑप्शन को सीधा एलिमिनेट कर दो। When you are eliminating the third option, आपके 50% चांसेस तो बढ़ गए कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फर्स्ट आपको पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों में सेकंड भी है, मीन सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नाउ यू हैव टू टेक अ चांस बिटवीन ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए, अगर आपको फोर्थ के बारे में भी नहीं मालूम है। तो दिस इज द हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द सेंटर रोल्स आउट द पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल। पीएम विकसित भारत
रोजगार पोर्टल अभी स्टार्ट किया गया है बिकॉज इंडिया इज फेमस फॉर इट्स जॉबलेस ग्रोथ। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स के। इसके दो पार्ट थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो स्पेसिफिकली फोकस कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट पे एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ईएलआई को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेट्स सी अबाउट द पीएम विकसित भारत। 79th इंडिपेंडेंस डे पे पीएम ने अनाउंस किया प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एंड दिस इज सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर करोड्स ऑफ द यंग मैन एंड द वुमेन। इसका टारगेट है मेनली 3.5 करोड़ जॉब्स अवेलेबल कराना बाय द 2027 एंड ऑफरिंग इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज पार्ट ए एंड एम्प्लॉयर टू द पार्ट बी। जैसा कि मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी यही चीजें हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में भी बनाया गया है। इसके साथ बात करते हैं स्कीम के स्ट्रक्चर के बारे में। इंसेंटिव, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर को इंसेंटिव देना है। ईपीएफ रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर हुआ वर्किंग फॉर 1 लाख पर मंथ। इंसेंटिव 1 मंथ ईपीएफ के लिए 15,000 इंसेंटिव 2 इंस्टॉलमेंट में जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद जाएगा, 6 महीने काम करने के बाद। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर द 12 मंथ ऑफ वर्क। पार्शियल अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में। डिस्पर्सल वाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डिस्पर्सल किया जाएगा आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू और द आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के थ्रू। तो टेल मी व्हाट इज द आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम, होता क्या है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं पार्ट टू के बारे में। बात करते हैं इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स। ईपीएफ रजिस्टर्ड फर्म्स जो हायरिंग करती हैं, 2 एम्प्लॉयज एटलीस्ट लेस देन द 50 वर्कर्स होने चाहिए। 5 एम्प्लॉय ग्रेटर देन 50 वर्कर्स, मिनिमम 6 मंथ जिनको इंसेंटिव चाहिए। मंथली इंसेंटिव की बात करें तो लेस देन 10,000 एंड अप टू द 1,000 एंड द फर्दर 10,000 20,000 20,000 था 1 लाख। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोनस की बात करते हैं तो एक्सटेंडेड इंसेंटिव को थर्ड एंड द फोर्थ ईयर के लिए इंसेंटिव दिया गया है। पेमेंट जो की जाएगी पैन लिंक्ड विद द एम्प्लॉयर अकाउंट के साथ, जो पैन नंबर लिंक है उसी पे पेमेंट की जाएगी ताकि फ्रॉड को बचाया जा सके, और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू एबीपीएस सिस्टम के थ्रू ही पेमेंट की जाएगी। तो दिस इज अबाउट द पार्ट ए पार्ट बी एंड द सिमिलर प्रोविजन इन द ईएलआई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के भी सेम प्रोविजन ही है रिलेटेड टू दैट। ये पोर्टल बस लाइव हो गया अभी। सेकंड पे आते हैं, लास्ट टॉपिक, आई थिंक दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, हाउ द साइंटिस्ट बिल्ट अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन इम्प्लांट। तो इनोवेशन, एक नया इनोवेशन आया। जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे ब्रेन में एक चिप सेट कर दी जाएगी, जो भी हम सोचेंगे वो चिप आइडेंटिफाई करेगा एंड थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? इट्स अ डायरेक्ट ब्रेन टू डिवाइस कम्युनिकेशन, कि ब्रेन से सीधा डिवाइस को कम्युनिकेशन जाएगा थ्रू द न्यूरल सिग्नल्स इनटू कमांड्स। जो हमारे न्यूरल सिग्नल्स हैं उसको कमांड में कन्वर्ट करके सीधा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो कंप्यूटर के थ्रू। जैसे कि आपको स्विच ऑन करना, इन दैट केस आपके माइंड में आता है स्विच ऑन करना, आप स्विच ऑन करते हो फैन चल जाता है। आपके माइंड में जैसे ही आपको स्विच ऑन करना है दैट विल सेंड टू द इंफॉर्मेशन टू दिस डिवाइस, इस डिवाइस को इन्फॉर्मेशन जाएगा कंप्यूटर के थ्रू एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एंड दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ द इनोवेशन इन दिस बाईपास द मस्कुलर कंट्रोल। आपको उठने की जरूरत नहीं है, आपको और बीमार बनाने की तैयारी पूरी की जा रही है। इट्स एक्वायर ब्रेन एक्टिविटी वाया द इन्वेसिव इम्प्लांट्स एंड नॉन इन्वेसिव वेरिएबल्स के थ्रू इसको किया जा सकता है। अगर आप डायग्राम देखेंगे, दिस इज अ नॉर्मल यूनिट्स। जैसे आप नॉर्मल वर्क करते हैं, डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प, रीच आउट टू द योर आर्म, आप अपने फिंगर से बटन को दबाते हैं और लैम्प जल जाता है। यहाँ पे आपको सोचना है, बस आपने जो सोचा एंड ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा थ्रू दिस सिस्टम एंड आउटपुट आपको मिलेगा। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ द इनोवेशन जो किया जा रहा है थ्रू द ब्रेन कंट्रोल के थ्रू, बीसीआई कंट्रोल के थ्रू। एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक के हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन बात करें तो मेडिकल में, मोबिलिटी के लिए, स्पीच को पेशेंट्स के लिए, पैरालिसिस के लिए, मेंटल वेलनेस में, प्रोवाइडर फीडबैक फॉर द मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट, गेमिंग इंडस्ट्री में, इमर्सिव गेमिंग, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट्स के लिए, कोग्निटिव एनहेंसमेंट की बात करें, पोटेंशियल फॉर एनहेंसिंग मेमोरी एंड अटेंशन के लिए। मीन्स दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मेडिकल और मेंटल वेलनेस के लिए। इस तरीके की चीज़ों की जरूरत है, बट दिस इज ना प्री स्टेज लेवल पे बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। So this is the question. Try to answer this question. BCI established a direct communication pathway between the brain and the neural activity. External device without using muscles or the peripheral nerves. Invasive BCI system involve electrodes implanted inside the brain, while non-invasive system use variables. BCI technology can currently grant human telepathic abilities. This is a wrong statement. So अगर third को eliminate करते हैं तो we are left with the 1, 2 and 1, 2 and 4. Application of the BCI includes assistive devices for disabled person, neuro rehabilitations and mind control drones.
This is all, this statement is right. So the answer of this question will be the 1, 2 and 4 is the answer of this question. ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर करने होते हैं 1, 2 and 4, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. साइंस एंड टेक में इस तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं. तो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द बीसीआई. ओके, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, अर्थ साइंस रिवील हाउ अटलांटिक ओशन सर्कुलेशन हैज चेंज द पास्ट. तो अभी नए फाइंडिंग आए हैं. दैट्स एमओ, एएमओसी, अटलांटिक ओशन सर्कुलेशन एक्सपीरियंस नेचुरल फ्लक्चुएशन आया है, एंड द लार्जली रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द होलोसीन इपोज के टाइम पे लार्जेस्ट स्टेबल रहा. एंड हाउ द फ्यूचर प्रोजेक्शन जो है कि ड्यू टू द ह्यूमन क्लाइमेट चेंज की वजह से इट लीड टू द अनप्रेसिडेंट वीकनिंग ऑफ द एमोक. एमोक वीक होने के चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा इन द फ्यूचर. एमोक है क्या, क्या क्या फोर्सेस हैं? दिस इज अ सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स दैट सर्कुलेट वाटर विद इन द अटलांटिक ओशंस के बीच में जो वाटर को सर्कुलेट करता है. दैट्स ब्रिंग द वार्म वाटर इन द नॉर्थ एंड कोल्ड वाटर टू द साउथ. ड्राइविंग फोर्स जो है, तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जो भी आप अगर ओशन करंट्स के बारे में जानते हैं तो सैलिनिटी की वजह से और टेम्परेचर की वजह से ड्राइविंग फोर्स होते हैं कोल्ड करंट और वार्म करंट्स को इधर उधर करने के लिए. जो वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स है जो मूव टुवर्ड द पोल्स एंड बिकम कूल एंड डेंस, it sinks in the North Atlantic and flow to the south before warming, and it can be resurfaced and restarting in the cycle. This is in the form of cycle. अगर आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे हाई सैलिनिटी है एंड वाटर कूल्स एंड सिंक इनटू द नॉर्थ अटलांटिक में सिंक हो जाता है. तो हाई सैलिनिटी होने की वजह से कूल होता है, नीचे जाता है, एंड दैट्स सर्कुलेशन स्टार्ट अगेन. यू कैन सी दिस इज अ कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द कूल एंड द वार्म सरफेस. तो वार्म वाटर ऊपर आ जाए, कूल वाटर नीचे जाना शुरू हो जाते हैं. दिस इज अ सर्कुलेशन ऑफ द एमोक. सिग्निफिकेंस क्या है? वो वेदर और मानसून को इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा रेनफॉल पैटर्न को, इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करेगा, एंड ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट द सहेल रीजन ऑफ द वेस्ट अफ्रीका. तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में सहेल रीजन में कौन कौन से कंट्री आते हैं, कौन कौन से कंट्री सहेल रीजन में है. हीट ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द ट्रॉपिक टू द हायर लैटिट्यूड्स मॉडरेट यूरोप क्लाइमेट्स में. कार्बन अपटेक की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट डेंस एंड द कार्बन रिच वाटर masses from surface to deep ocean, means this is also work as a carbon sequestration की तरीके से भी काम करेगा. कंसर्न की बात करते हैं तो पोटेंशियल स्लोइंग डाउन ऑफ द एमोक ड्यू टू द इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ द फ्रेश वाटर. कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर आ रहा है जिसकी वजह से सैलिनिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है और टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है. दैट्स अफेक्टिंग द एमोक सर्कुलेशन. फ्रेश वाटर रिड्यूस करता है डेंसिटी ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक वाटर की डेंसिटी को अफेक्ट करता है और हिंडर करता है द एबिलिटी टू सिंक एंड ड्राइव द सर्कुलेशन. पोटेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं तो इमोक भी कैन बी द कार्बन फीडबैक मैकेनिज्म. एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, कार्बन फीडबैक मैकेनिज्म में इमोक का यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. एक्सट्रीम इवेंट में इसका यूज हो सकता है कि कोल्डर टेम्परेचर यूरोप एंड साउथ अफ्रीका रेन बेल्ट्स में अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट एंड ईस्ट कोस्ट के अकॉर्डिंग फ्यूअर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, could affect all the kind of sea life like the plankton, sea birds and the fish and whales. Now you can answer this question in the comment section and tell me the answer in the comment section. I'm not going to tell this answer. You can tell after reading this article. Tell the answer A, B, C and D in the comment section. इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. We are soon starting our series on the editorial. So you can also subscribe to the IAS Wing YouTube channel and the Telegram channel of the IAS Wing जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा after the session. Thank you very much for attending the session. Thanks guys.